हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। ये बैच हिंदी माध्यम के छात्रों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस बैच में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप सभी लोगों को सीधी सरल भाषा में समझाया और पढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जहां आवश्यकता है, जहां ज़रूरत है, वहां विधि शब्दावली का भी उचित प्रयोग किया जाए। तो आइए आज की क्लास हम सीधे शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में जिन प्रावधानों के बारे में हम पढ़ेंगे वो प्रावधान संबंधित हैं महिला और शिशु के अपराध, महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों से। महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध जो हैं वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में दिए गए हैं, और भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 5 धारा 63 से लेकर धारा 99 तक के प्रावधानों से गठित होता है। तो आइए हम त्वरित रूप से आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो पहला प्रावधान है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रावधान से आज की क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है धारा 63। धारा 63 बात करती है बलात्संग के अपराध के बारे में। बलात्संग, जिसको इंग्लिश में रेप भी कहा जाता है, तो सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मेक्स प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द ऑफेंस ऑफ रेप। तो और ये जो प्रावधान है धारा 63, ये बलात्संग के अपराध को परिभाषित करती है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रावधान के महत्वपूर्ण घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रावधान के आवश्यक घटकों को हम सीधी सरल भाषा में ब्रेक करके, सिस्टमैटिकली ब्रेक करके हम इस प्रावधान को समझने की कोशिश करते हैं। तो यह प्रावधान धारा 63 यह प्रावधानित करती है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ सूचीबद्ध 7 परिस्थितियों में, वो 7 परिस्थितियां जो नीचे सूचीबद्ध हैं, में से किसी भी परिस्थिति में निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है तो उससे बलात्संग माना जाएगा। तो जो बलात्संग की श्रेणी में आने वाले कृत्य हैं, आइए उन कृत्यों के बारे में जानते हैं। पहला जो कृत्य है वो है प्रवेशन का कृत्य। इंग्लिश में अगर हम उसे कहें तो पेनिट्रेशन। तो अगर अपराधी किसी महिला की योनि, मुंह, गुदा इत्यादि में अपने लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेशन करता है तो वो बलात्संग का दोषी माना जाएगा। पेनिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में प्रवेशन कहते हैं। अगला जो कृत्य है वो है अनुप्रविष्टि का कृत्य। अनुप्रविष्टि का मतलब इंसर्शन। तो अगर अपराधी लिंग के अतिरिक्त अगर शरीर का कोई भी भाग या वस्तु वजाइना, यूरेथ्रा, यूट्रस एटसेट्रा में इंसर्ट करे, उसकी अनुप्रविष्टि करे, उसको अनुप्रविष्ट करे, तो भी वो जो है बलात्संग का दोषी माना जाएगा। अगला जो कृत्य है धारा 63 के अंतर्गत बलात्संग की जो परिभाषा है उसके अंदर उसके अंतर्गत जो अगला कृत्य है
वो है हस्त साधन का कृत्य यानी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, हस्त साधन, इसका अर्थ है कि किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है अपराधी जिससे कि उस महिला की योनि इत्यादि के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, यानी कि जो है पेनिट्रेशन कॉज किया जा सके। अगला जो कृत्य है वो है मुख लगाना या एप्लीकेशन ऑफ माउथ। तो अगर वो अपराधी जो है मुख द्वारा मुख मैथुन करता है तो भी वो बलात्संग का दोषी माना जाएगा। तो ये 4 कृत्य हैं जिसके लिए किसी अपराधी को धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत बलात्संग के अपराध के लिए दोषी करार किया जा सकता है, दोषी करार दिया जा सकता है। अब लेकिन इन 4 कृत्यों के अलावा ऐसी 7 परिस्थितियां भी हैं जिनका होना आवश्यक है, जो बलात्संग के अपराध का आवश्यक घटक है। आइए देखते हैं कि ऐसी वो क्या 4 परिस्थितियां हैं, ऐसी वो क्या 7 परिस्थितियां हैं। तो इन चारों में से कोई भी एक कृत्य अपराधी अगर करे और ये जो 7 परिस्थितियां हैं उनमें से कोई भी एक परिस्थिति भी शामिल हो, उपस्थित हो, तो ये माना जाएगा कि बलात्संग का अपराध कारित हो गया। तो पहली जो परिस्थिति है वो है, वो ये है कि अपराधी इन चारों कृत्यों में से कोई एक कृत्य जो पीड़िता है उसकी इच्छा के विरुद्ध करता है, अर्थात अगेंस्ट हर विल। दूसरी परिस्थिति है वो ऐसा करता है उसकी सहमति के बिना, अर्थात विदाउट हर कंसेंट। अगली जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर उसकी सहमति धमकी से प्राप्त की गई है तो उस स्थिति में भी जो वो व्यक्ति है वो अपराधी माना जाएगा बलात्संग के अपराध का। अगली जो परिस्थिति है वो प्रतिरूपण की परिस्थिति है। उसके बाद जो परिस्थिति है वो मत्तता की परिस्थिति है, यानी कि इंटॉक्सिकेशन। अगली जो परिस्थिति है वो है विकृत चित्तता, यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंसैनिटी ऑफ द विक्टिम। अगली जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है तो भी अगर अभी अभी बताए गए 4 कृत्यों में से कोई भी एक कृत्य अपराधी करता है और पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है तो उस दशा में भी अपराधी बलात्संग के अपराध का दोषी माना जाएगा। और अगली जो परिस्थिति है वो ये है सहमति संप्रेषित करने में असमर्थता, अर्थात इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट कंसेंट। देखिए, मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा प्रयास है कि हिंदी भाषा का स्तरीय प्रयोग तो किया ही जाए इन लेक्चर्स में, लेकिन उसके साथ ही साथ जो इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं उनको भी मैं साथ साथ बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि दोनों भाषाओं के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रहें। इसलिए मैं दोनों ही भाषाओं में मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स मैं आपको बता दूँ। अगर कोई महत्वपूर्ण कीवर्ड है तो मैं दोनों ही भाषाओं का उपयोग करता हूँ, जिससे कि प्रावधान के आवश्यक घटक या फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाए और दोनों ही भाषाओं पे भी आपका कमांड हो जाए। तो आइए अब इस प्रावधान में धारा 63 में जो स्पष्टीकरण हैं
उनको भी हम देखते हैं। तो जो स्पष्टीकरण 1 है वो ये कहता है कि योनि में लेबिया मेजोरा भी शामिल है, और ये जो स्पष्टीकरण है ये शारीरिक दायरे का विस्तार करता है। ये स्पष्टीकरण 1 मूल रूप से यही प्रावधानित करता है। जो स्पष्टीकरण 2 है वो ये कहता है कि सहमति स्पष्ट और स्वैच्छिक होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक प्रावधान है स्पष्टीकरण 2, जो ये स्पेसिफाई करता है, विशेष रूप से ये कहता है, विशेष रूप से ये उपबंधित करता है, एक्सप्रेसली ये प्रोवाइड करता है कि सहमति स्पष्ट होना चाहिए और स्वैच्छिक होना चाहिए। केवल प्रतिरोध का अभाव सहमति नहीं है, यानी कि लैक ऑफ रेजिस्टेंस अगर केवल नहीं है तो ये नहीं माना जाएगा कि सहमति है। तो only because of the fact that there is lack of resistance, it cannot be said that there is consent of the victim. सहमति के लिए क्या आवश्यक है? सहमति के लिए आवश्यक है कि वो स्पष्ट हो और स्वैच्छिक हो। तो आइए ये जो स्पष्टीकरण है तो हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला इतनी सदमे में है या इतनी स्तब्ध है कि वह प्रतिरोध नहीं कर सकती, यानी कि रेजिस्टेंस नहीं कर सकती, वो रेजिस्ट नहीं कर सकती, और इस वजह से वो शारीरिक रूप से प्रतिरोध नहीं करती, तो केवल इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने सहमति दी है। यानी कि प्रतिरोध की अनुपस्थिति, प्रतिरोध का अभाव, ये केवल प्रतिरोध का अभाव ये नहीं बताता कि पीड़िता ने सहमति दी है। अब बलात्संग के कुछ अपवाद भी हैं, बलात्संग के अपराध के कुछ अपवाद भी हैं। आइए उन अपवादों को भी हम देखते हैं। तो पहला जो अपवाद है, अपवाद 1, इस धारा का जो अपवाद 1 है उसमें यह प्रावधानित किया गया है कि चिकित्सकीय प्रक्रियाएं, मेडिकल प्रोसीजर्स, बलात्संग नहीं मानी जाएंगी। दूसरा जो अपवाद है, अपवाद 2, वह यह प्रावधानित करता है कि किसी पुरुष के साथ अपनी पत्नी जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है द्वारा किया गया यौन कृत्य भी बलात्संग नहीं है। तो अगर कोई पुरुष उसकी पत्नी के साथ यौन कृत्य करता है और उसकी पत्नी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो वो जो यौन कृत्य है बलात्संग की श्रेणी में नहीं आएगा, बलात्संग की परिभाषा में नहीं आएगा। अब आइए जो अगली महत्वपूर्ण धारा है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है, हम उसको देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 64, सेक्शन 64। ये जो सेक्शन है, ये जो धारा है, धारा 64, ये धारा 63 में परिभाषित बलात्संग के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो बलात्संग का जो मूल अपराध है उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 64 उपधारा 1 में दिया गया है। उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 64 उपधारा 1 में किया गया है। मूल अपराध यानी कि आप ऐसे समझिए कि द ऑफेंस ऑफ रेप सिंप्लिसिटर। तो आइए ये जो धारा 64 उपधारा 1 है वह क्या प्रावधानित करती है, आइए हम देखते हैं, समझते हैं। जो कोई भी उपधारा 2 के अंतर्गत गंभीर परिस्थितियों को छोड़कर बलात्संग करता है उसे निम्नलिखित दंड भोगने होंगे, वह निम्नलिखित दंड का भागी होगा। क्या दंड है? कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 10 years।
जो आज आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देय होगा उस अपराधी द्वारा। अब जो धारा 64 उपधारा 2 है वो बलात्संग के गंभीर रूप के लिए दंड का प्रावधान करती है। गंभीर रूप, बलात्संग के गंभीर रूप का अर्थ है एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप। तो बलात्संग के गंभीर रूप के दंड के संबंध में क्या प्रावधान है, आइए हम देखते हैं। यदि बलात्संग प्राधिकार, संबंध आदि का दुरुपयोग या हिंसा करके किया जाता है तो कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और आजीवन कारावास का मतलब है शेष प्राकृतिक जीवन काल, यानी कि रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ द ऑफेंडर। और उसके साथ जुर्माना भी देना अनिवार्य है। अब जो गंभीर बलात्संग की श्रेणियां हैं, आइए हम उन श्रेणियों को देखते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी मौजूदगी बलात्संग को गंभीर बलात्संग में परिवर्तित कर सकती है या फिर बलात्संग के मूल रूप को गंभीर रूप में परिवर्तित कर सकती है। तो पहली जो परिस्थिति है वो है पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया बलात्संग। इसी प्रकार दूसरी परिस्थिति लोक सेवक द्वारा किया गया यह अपराध। तीसरी परिस्थिति है सशस्त्र बल के द्वारा किया गया बलात्संग, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। जेल या रिमांड होम के कर्मचारी द्वारा किया गया बलात्संग, एम्प्लॉय ऑफ एनी जेल और रिमांड होम। इसी प्रकार हॉस्पिटल के कर्मचारी द्वारा किया गया बलात्संग या फिर रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक, विश्वास में रहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्संग, ये भी गंभीर बलात्संग की गंभीर श्रेणी में आता है। इसी के बाद सामुदायिक या फिर सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किया गया बलात्संग। अगर कोई कम्युनल वायलेंस हो गया है और उस दौरान ये अपराध कारित होता है तो भी वो बलात्संग की गंभीर श्रेणी में आएगा। बलात्संग किया जाना यह जानते हुए कि महिला गर्भवती है और प्रभुत्व की स्थिति में किया गया बलात्संग, when the offender is in a position of authority। इसी प्रकार सहमति देने में असमर्थ महिला पर किया गया यह अपराध भी गंभीर बलात्संग की श्रेणी में आता है। और बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करना, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि सीरियस फिजिकल हार्म कहा जा सकता है। अगर जो है सीरियस या फिर ग्रेव फिजिकल हार्म कॉज किया गया है अपराधी द्वारा पीड़िता को यह अपराध कारित करते समय, तो भी वो इस अपराध की गंभीर श्रेणी में आएगा। और एक ही महिला पर बार बार किया गया यह अपराध, अगर एक ही महिला पे रिपीटेडली यह अपराध कारित किया जाता है तो भी ये जो कृत्य है वो इस अपराध की गंभीर श्रेणी में आएगा। अब अगला जो प्रावधान है, महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने पे दंड। और ये जो प्रावधान है ये किया गया है धारा 66 द्वारा।
तो धारा 66 संबंधित है पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने पर दंड से। तो पीड़िता की मृत्यु यानी डेथ, और सतत विकृतशील दशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड, मैं इसीलिए मैंने नोट्स में भी इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को इंक्लूड किया है। उस सतत विकृतशील दशा को हम कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो अगर अपराधी पीड़िता की मृत्यु कारित करता है या फिर अगर अपराधी पीड़िता की सतत विकृतशील दशा कारित कर देता है, तो उस दशा में, उस परिस्थिति में वो किस दंड का भागी होगा, यही प्रावधान दिया गया है धारा 66 में। तो आइए इस प्रावधान, इस धारा 66 जो है उसके आवश्यक घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति धारा 64 उपधारा 1 या धारा 64 उपधारा 2 के अंतर्गत अपराध करता है और उस अपराध के दौरान ऐसी क्षति पहुंचाता है जिससे पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या उसकी दशा सतत विकृतशील हो जाती है, जैसे कि वो स्थायी रूप से वो बिगड़ रही है, वो जो है मान लीजिए कि अपंग हो गई, या फिर उसको ऐसी उसकी मेडिकल कंडीशन हो गई कि जो है उसके लिए उसका जीवन बहुत मुश्किल हो गया। तो इन दशाओं में क्या प्रावधान किया गया है धारा 66 द्वारा, आइए हम देखते हैं। तो इस दशा में न्यूनतम जो दंड है वो 20 वर्ष का कठोर कारावास है, जो अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है। और आजीवन कारावास का मतलब है दोषी के शेष जीवन काल तक, या फिर मृत्युदंड। तो देखिए 20 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, या फिर मृत्युदंड भी दिया जा सकता है इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार। और ये जो धारा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है उन अपराधियों पर कठोरतम सजा लागू करना जिन्होंने अपराध के दौरान पीड़िता की मृत्यु कारित की है, या फिर उसको अस्थायी विकलांगता जैसी गंभीर क्षति पहुंचाई है, या फिर कोई भी गंभीर क्षति पहुंचाई है जिससे उसका जीवन अत्यंत कठिन हो गया हो। अब जो अगला प्रावधान है वो है धारा 69। धारा 69 अगली महत्वपूर्ण धारा है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है। आइए हम देखते हैं कि धारा 69 सेक्शन 69 किस संबंध में प्रावधान करती है। तो प्रवंचनापूर्ण साधन आदि का प्रयोग करके यौन संबंध, इस बात से धारा 69 संबंधित है, इस अपराध से धारा 69 संबंधित है। प्रवंचनापूर्ण साधन यानी डिसीटफुल मीन्स। तो यदि कोई पुरुष प्रवंचनापूर्ण साधन द्वारा, डिसीटफुल या फिर आप उसे फ्रॉडुलेंट भी कह सकते हैं, समझने के लिए दोनों ही वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। तो यदि कोई पुरुष प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता है या फिर उसके साथ मैथुन करता है, और यदि ऐसा कृत्य बलात् संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है तो उसे निम्नलिखित दंड दिया जाएगा। तो पहली बात यह है कि वो जो है विवाह करने का वचन दे रहा है, लेकिन उसका आशय है कि वो उसको पूरा नहीं करेगा। ये बिल्कुल क्लियर है उसके दिमाग में, बिल्कुल स्पष्ट है उसको, वो इस दुराशय के साथ ये कृत्य कर रहा है। और दुराशय उसका क्या है कि वो जो वचन पूरा करने का उसका कोई आशय नहीं है, और ऐसा आशय रखकर वो ये कृत्य करता है, तो वो किस दंड का भागी होगा, आइए देखते हैं।
तो कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकता है, और उसके साथ साथ जुर्माने से वो व्यक्ति, वो अपराधी दंडित किया जा सकता है। अब स्पष्टीकरण जो है धारा 69 की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बताती है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों में क्या शामिल है। तो प्रवंचनापूर्ण साधनों में शामिल है नियोजन या फिर प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा। तो नियोजन एम्प्लॉयमेंट, प्रोन्नति प्रमोशन, और पहचान छिपाकर बाय कंसीलिंग द आइडेंटिटी, कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो नियोजन या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए इंड्यूसमेंट करना, उत्प्रेरणा देना, या उनका मिथ्य वचन, उसके लिए फॉल्स प्रॉमिस करना। तो प्रवंचनापूर्ण साधनों में ये सारी चीजें शामिल हैं। अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 70, जो सामूहिक बलात्संग के अपराध से संबंधित है। सामूहिक बलात्संग को हम कहते हैं गैंगरेप। सामूहिक बलात्संग अर्थात गैंगरेप। यदि किसी महिला के साथ बलात्संग एक समूह गठित करके, बाई कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, ये कहा जा सकता है कि बाई कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, या सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, यानी कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अगर ये इन दोनों ही परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति है, तो उस समूह के प्रत्येक सदस्य को बलात्संग का अपराधी माना जाएगा और इस कृत्य को सामूहिक बलात्संग कहा जाता है। इसीलिए इसके लिए दंड क्या है? न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 20 ईयर्स, और अधिकतम आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी के शेष जीवन काल तक, और जुर्माना। तो न्यूनतम 20 वर्ष का दंड, अधिकतम आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी का शेष जीवन काल और उसके साथ साथ जुर्माना। और एक लीगल फिक्शन भी क्रिएट करता है ये प्रावधान, धारा 70 उपधारा 1 एक लीगल फिक्शन भी क्रिएट करती है, जिसके अनुसार समूह में शामिल सभी व्यक्तियों को समान रूप से दोषी माना जाएगा, चाहे उनकी भूमिका कुछ भी रही हो। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जुर्माना पीड़िता के चिकित्सकीय खर्चों और पुनर्वास के लिए न्यायोचित होना चाहिए और युक्त होना चाहिए। चिकित्सकीय खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, न्यायोचित मतलब जस्टिफाइड, युक्त यानी कि रीजनेबल। ठीक है, तो जुर्माना जो है पीड़िता के चिकित्सकीय खर्चों और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, और जो जुर्माने की राशि है वो सीधे पीड़िता को प्रदान की जाएगी। आइए इसी धारा के आगे के प्रावधानों को देखते हैं। तो धारा 70 उपधारा 2 यही प्रावधान करती है 18 वर्ष से कम आयु की महिला के संबंध में। तो यदि किसी नाबालिग महिला जो 18 वर्ष से कम है, यानी कि यदि कोई ऐसी महिला जो 18 वर्ष से कम आयु की है, उसके साथ एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए
ये अपराध किया जाता है तो उस समूह के प्रत्येक सदस्य को बलात् संघ का अपराधी माना जाएगा। और ये एग्रेवेटेड फॉर्म है, गैंग रेप का भी ये एग्रेवेटेड फॉर्म है जो धारा 70 उपधारा 2 में दिया गया है। इसके लिए दंड क्या होगा? आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी का शेष जीवन काल या फिर मृत्युदंड और जुर्माना। और जुर्माना जो है उसके पीड़िता के चिकित्सकीय व्यय और पुनर्वास के लिए युक्त होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। और जैसे हमने धारा 70 उपधारा 1 में देखा था, वह सीधे पीड़िता को दिया जाएगा। आइए हम अगली धारा की तरफ चलते हैं, अगले प्रावधान की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 71। धारा 71 संबंधित है पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड से। पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी मतलब रिपीट ऑफेंडर्स। तो आइए इस प्रावधान के जो आवश्यक घटक हैं, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले धारा 64, 65, 66 या 70 के अंतर्गत किसी अपराध में दोष सिद्ध हो चुका है, अर्थात कन्विक्ट हो चुका है, he has been convicted in any one of the above provision, and those provisions are section 64, 65, 66 और section 70। और बाद में उन्हीं धाराओं में से किसी अपराध में फिर से दोष सिद्ध होता है तो क्या होगा? तो उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। और आजीवन कारावास का मतलब है दोषी का शेष जीवन काल, रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट। अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 72, सेक्शन 62। तो आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 62 धारा 72 किस संबंध में प्रावधान करती है। तो कतिपय अपराधों, सर्टेन ऑफेंसेस आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण अर्थात डिस्क्लोजर, पहचान, आइडेंटिटी। तो धारा 72 संबंधित है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण से। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो सेक्शन 72 इज रिलेटेड विथ डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एटसेट्रा। तो आइए इस धारा के महत्वपूर्ण घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यह जो धारा है वो लैंगिक अपराधों और संबंधित अपराधों के पीड़ितों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करती है और विधिक प्राधिकार के बिना उनकी पहचान के प्रकटीकरण पर रोक लगाती है। लीगल अथॉरिटी के बगैर अगर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए तो उस पर यह धारा रोक लगाती है। तो आइए इस धारा के महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 72 उपधारा 1 संबंधित है निषेध एवं दंड से। क्या प्रोहिबिशन है इस धारा के अंतर्गत, क्या प्रोहिबिटेड है, और अगर उस प्रोहिबिशन का उल्लंघन हो जाए तो क्या दंड दिया जा सकता है, ये धारा 72 उपधारा 1 में दिया गया है। तो जो कोई भी निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत अपराधों की पीड़िता का नाम या उससे संबंधित कोई भी सामग्री मुद्रित या प्रकाशित करता है जिससे
उसकी पहचान ज्ञात हो सकती है, उस पीड़िता की पहचान ज्ञात हो सकती है, तो वह 2 वर्ष के कारावास प्लस जुर्माने, मतलब 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। मुद्रित का मतलब प्रिंट करता है या पब्लिश करता है। प्रिंट, मुद्रित का मतलब प्रिंट, प्रकाशित का मतलब पब्लिकेशन, पब्लिश करता है। तो कौन कौन सी धाराएं हैं? जिन धाराओं के पीड़ित व्यक्ति, जिन धाराओं के अंतर्गत पीड़िता की पहचान का डिस्क्लोजर दंडनीय अपराध है, धारा 72 के अंतर्गत। तो पहली धारा है धारा 64, बलात्संग से जो संबंधित है। इसी प्रकार धारा 65, इसी प्रकार धारा 66 जो पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने से संबंधित है। इसी प्रकार धारा 67 जो सेपरेशन के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन क्रिया से संबंधित है, धारा 67। इसी प्रकार जो अन्य धाराएं हैं वो हैं धारा 68, धारा 69, धारा 70 और धारा 71। इन परिस्थितियों में प्रकटीकरण की अनुमति है, ये जो है ये भी इसी प्रावधान के अंतर्गत बताया गया है। तो व्हेन द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी इज परमिटेड, तो आइए हम देखते हैं ऐसी वो क्या परिस्थितियां हैं। भार साधक अधिकारी या पुलिस अन्वेषण अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा। भार साधक अधिकारी का मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो अगर किसी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज किसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या फिर कोई अन्वेषण अधिकारी अर्थात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो लिखित आदेश देता है या फिर उसके अधीन सद्भावना पूर्वक और अन्वेषण के लिए कार्य करते हुए ऐसा आदेश पारित किया जाता है, तो ये परिस्थिति प्रकटीकरण की अनुमति के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। इस परिस्थिति में प्रकटीकरण की अनुमति दी गई है धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार। और अगर अगली जो परिस्थिति है वो है पीड़िता के लिखित प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन अगर वो रिटन ऑथराइजेशन दे दे, तो भी जो पीड़िता है स्वयं रिटन ऑथराइजेशन दे दे तो भी ये जो है प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है। अगली जो परिस्थिति है वो है निकटतम संबंधी की लिखित अनुमति से जहां पीड़ित मृत हो या शिशु हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। निकटतम संबंधी का मतलब नियर रिलेटिव्स। तो अगर नियर रिलेटिव रिटन कंसेंट दे दे तो भी आइडेंटिटी का डिस्क्लोजर परमिसिबल है, प्रकटीकरण की अनुमति है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि जो पीड़ित है, जो पीड़िता है वो या तो मृत हो या फिर शिशु हो या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मेंटली इल हो। और ये जो निकटतम संबंधी का जो ये अधिकार दिया गया है धारा 72 में, उसकी एक और सीमा है, उस पर एक और रेस्ट्रिक्शन है। इसी धारा के अंतर्गत वो रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। आइए उस रेस्ट्रिक्शन को भी हम देखते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन कहता है कि निकटतम संबंधी किसी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष या सचिव के अलावा किसी अन्य को प्रकटीकरण के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। तो प्रकटीकरण के लिए किसको अधिकृत कर सकता है ये निकटतम संबंधी? तो वो जो निकटतम संबंधी है केवल मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष या सचिव को ही अधिकृत कर सकता है। मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड
सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई ऐसी संस्था है जो कल्याणकारी है, कोई कल्याणकारी संस्था है और उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, वो मान्यता प्राप्त संस्था है, तो उसके अध्यक्ष को या फिर उसके सचिव को, अर्थात उसके प्रेसिडेंट को, उसके सेक्रेटरी को ही ये जो निकटतम संबंधी है वो प्रकटीकरण के लिए अधिकृत कर सकता है, अन्य किसी को नहीं। आइए, जो अगला प्रावधान है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 74। तो धारा 74 संबंधित है महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल प्रयोग से। इसको अगर हम ये जो हिंदी का पूरा फ्रेज है, जो ये मार्जिनल नोट हिंदी में है, अगर हम उसको इंग्लिश में समझें तो सेक्शन 74 इज रिलेटेड टू assault or use of criminal force to women with intent to outrage her modesty। तो महिला की लज्जा भंग करने को अंग्रेजी में हम कहते हैं outraging the modesty of a woman। ये बिल्कुल कीवर्ड याद होना चाहिए सभी हिंदी माध्यम के छात्रों को। ये बेहतर है कि आप दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स को याद रखें। तो आवश्यक घटक क्या हैं, या फिर इस प्रावधान के एसेंशियल प्रोविजंस क्या हैं, आइए हम देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है, जब कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है या उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है उसके अगेंस्ट, और उसका उद्देश्य महिला की लज्जा भंग करना हो, इस हमले द्वारा, ये जो हमला किया है उस व्यक्ति ने उसके द्वारा, या फिर जो आपराधिक बल का प्रयोग किया है उसने उसके द्वारा, का जो उद्देश्य है वो उस महिला जो पीड़िता है उसकी लज्जा भंग करना हो, तो और उसे यह पता हो या फिर उसे यह पता हो कि उसके कृत्य से महिला की लज्जा भंग हो सकती है, तो या तो ये उसका आशय हो या फिर उसके पास ये जानकारी हो, तो दोनों ही दशाओं में वो जो व्यक्ति है वो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा इस अपराध के लिए। अपराध क्या है? महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल प्रयोग का अपराध है ये। इसके लिए दंड क्या है? न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास, और उसके साथ साथ जुर्माना। तो न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, मिनिमम 1 year of imprisonment which can extend to 5 years of imprisonment along, and he is also liable to pay fine. The accused is also liable to pay fine. अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 75 सेक्शन 75, और सेक्शन 75 संबंधित है लैंगिक उत्पीड़न से, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट से। तो सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा जो दी गई है वो धारा 75 उपधारा 1 में दी गई है, सेक्शन 75 सब सेक्शन 1 में। आइए उस परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई पुरुष निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है तो वह लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा। कौन कौन से वे कार्य हैं, आइए हम उनको देखते हैं। अवांछनीय शारीरिक स्पर्श या अग्र क्रियाएं जिनमें स्पष्ट यौन संबंध का प्रस्ताव शामिल हो। अवांछनीय शारीरिक
स्पर्श या फिर अवांछनीय शारीरिक अग्र क्रियाएं, दोनों ही स्थिति में जो है, और इसके साथ ही साथ इन दोनों में से किसी एक में यानी कि अवांछनिक शारीरिक स्पर्श या अग्रक्रियाओं से यह स्पष्ट हो कि यौन संबंध का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से उसमें शामिल होना चाहिए। दूसरा है यौन स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध करना, डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना। यौन स्वीकृति को हम कहते हैं सेक्सुअल फेवर, अग्र क्रियाएं के लिए हम कहते हैं एडवांसेस, उसके लिए जो कीवर्ड है। अगला जो कृत्य है वो है महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, ऑब्सीन मटेरियल जैसे कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल वगैरह दिखाना। ये भी ये जो लैंगिक उत्पीड़न का जो अपराध है में शामिल है। इस अपराध की परिभाषा में ये कृत्य भी शामिल है। और देखिए जो कठिन कीवर्ड्स हैं उनको मैं कह दे रहा हूं, और कुछ कीवर्ड्स को मैं नहीं बताता हूं, मुझे लगता है ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। और एक ये भी कारण है कि चूंकि कक्षाएं हिंदी माध्यम में ही हैं तो मेरा फोकस तो हिंदी के कीवर्ड्स पे रहता है, लेकिन जहां मुझे लगता है कि ये लेस प्रेवलेंट कीवर्ड है वहां पे मैं ज़रूर ही बता देता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है उस दशा में भी मैं बता देता हूँ कीवर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कृत्य है वो है लैंगिक आभासी टिप्पणी करना, यानी कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करना। तो ये 4 कृत्य हैं। आइए आगे के प्रावधानों को देखते हैं। तो दंड क्या है? वो दंड दिया गया है धारा 75 उपधारा 2 में। तो ये दंड क्या, कैसे दिया जाएगा, क्या प्रावधान है धारा 75 उपधारा 2 में, आइए समझते हैं। तो धारा 75 उपधारा 2 के अनुसार यदि अपराध किया गया है धारा 75 उपधारा 1 के में जो क्लॉजेज हैं 1, 2, 3 के अंतर्गत, जो खंड 1, 2, 3 हैं, उनके अंतर्गत अगर अपराध किया गया है तो अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, और वो कारावास कैसा होगा? कारावास कैसा होगा? कठोर कारावास होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो मैक्सिमम 3 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। तो अधिकतम 3 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 75 उपधारा 1 खंड 4 के अंतर्गत किए गए अपराध पर अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 77 सेक्शन 77। सेक्शन 77 संबंधित है दृश्य रतिकता से। दृश्य रतिकता जो है ये नया ऑफेंस है। ये अगर आप सब लोगों को याद हो तो ये आईपीसी में 2013 के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 2013 में जो संशोधन हुए थे उस संशोधन के माध्यम से ये अपराध जोड़ा गया था आईपीसी में। और अब जो है भारतीय न्याय संहिता में दृश्य रतिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं धारा 77 में। दृश्य रतिकता को हम कहते हैं वोयरिज्म। तो आइए इस अपराध की परिभाषा को हम पहले समझते हैं। तो यदि कोई पुरुष किसी महिला को उसके निजी कार्य करते समय जब वह अपेक्षा करती है कि उसे कोई नहीं देखता, उसे कोई नहीं देख रहा है, तब वह पुरुष, तब वह अपराधी जो है उसे एकटक देखता है, या फिर उसका चित्र खींचता है, या फिर उस चित्र को प्रसारित करता है, तो यह दृश्य रतिकता का अपराध माना जाएगा।
आइए इस अपराध के लिए, वॉयरिज्म के अपराध के लिए, दृश्य रतिकता के अपराध के लिए क्या दंड प्रावधानित है धारा 77 के अंतर्गत, उसको भी हम जानते समझते हैं। तो इस अपराध के लिए प्रथम दृश्य दोष सिद्धि पर, यानी कि फर्स्ट कन्विक्शन पर क्या होगा, न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास होगा और अधिकतम 3 वर्ष, जो अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है, के साथ साथ जुर्माना भी दिया जाएगा। और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर, यानी कि सेकंड और सबसीक्वेंट कन्विक्शन, सेकंड और सबसीक्वेंट कन्विक्शन, उस परिस्थिति में न्यूनतम 3 वर्ष तक का कारावास और अधिकतम 7 वर्ष तक जो होगा हो सकता है, और उसके साथ साथ जुर्माना। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक के सारे प्रावधान, सारे महत्वपूर्ण प्रावधान जो अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं, वो सब कुछ आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, स्पष्ट हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 1 इसी धारा में, जो ये बताता है कि निजी कार्य किसको समझा जाएगा। तो निजी कार्य ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें महिला को युक्त रूप से एकांत की अपेक्षा होती है, मतलब रीजनेबली वो एक्सपेक्ट करती है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। वो रीजनेबली एक्सपेक्ट करती है कि वो एकांत में होगी, अकेले होगी, वो ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन है। इसमें जैसे शौचालय इत्यादि का प्रयोग भी ये जो निजी कार्य की परिभाषा है उसमें शामिल है। तो निजी कार्य जिसको स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है, जिसके संबंध में प्रावधान किया गया है, इसमें ये सारे कृत्य शामिल हैं, और जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी कार्य शामिल है जिसमें महिला को युक्त रूप से एकांत की अपेक्षा होती है, वो ये रीजनेबली एक्सपेक्ट करती है तो वो अकेले है या फिर वो एकांत में है। और जैसे कि वो वॉशरूम वगैरह का यूज़ करना भी ये जो निजी कार्य की परिभाषा है उसके दायरे में आता है। अब स्पष्टीकरण 2 जो है, एक्सप्लेनेशन 2, वो संबंधित है सहमति और प्रसारण से। तो यदि महिला केवल चित्र खींचने या अभिनय रिकॉर्ड करने की सहमति देती है, कंसेंट दे रही है, लेकिन प्रसारण की सहमति नहीं देती, ये नहीं कहती कि उसको आप सर्कुलेट कर दीजिए, और फिर भी वह चित्र या रिकॉर्डिंग प्रसारित कर दी जाती है, सर्कुलेट कर दी जाती है, तो यह भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है पीछा करना। पीछा करना जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉकिंग। तो आइए, स्टॉकिंग का जो ऑफेंस है, पीछा करने का जो अपराध है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 में दिया गया है, इस अपराध की परिभाषा को हम समझने की कोशिश, इस अपराध की परिभाषा के आवश्यक घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई पुरुष किसी महिला का बार बार पीछा करता है या उसको बार बार स्पर्श करता है या उसको बार बार स्पर्श करने का प्रयास करता है, जबकि महिला ने स्पष्ट रूप से अनिच्छा व्यक्त कर दी है, वो स्पष्ट रूप से उसने अपनी अनिच्छा व्यक्त कर दी है, वो उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो डिसइंटरेस्टेड है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, अगर उसने ऐसा कह दिया है, फिर भी वो जो पुरुष है वो उसका बार बार पीछा करता है, उसको स्पर्श करता है या फिर उसको स्पर्श करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो उस दशा में ये जो उसका कृत्य है वो स्टॉकिंग का अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष महिला की इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार गतिविधियों की निगरानी करता है, वो मॉनिटर कर रहा है, तो उस परिस्थिति में भी ये जो उसका कृत्य है वो स्टॉकिंग के अपराध के दायरे में आएगा।
कब यह जो कृत्य है अपराध नहीं माना जाएगा? एक्सेप्शन क्या है? ये जो परिभाषा भी हमने पढ़ी, क्या कोई कुछ अपवाद भी हो सकता है? तो आइए अपवाद क्या है हम देखते हैं। यह कृत्य कब अपराध नहीं माना जाएगा? ऐसा कृत्य जब कोई कार्य अपराध की रोकथाम या जांच के लिए किया गया हो और राज्य द्वारा जिम्मेदारी दी गई हो। अपराध की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ एन ऑफेंस, प्रिवेंशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है। यदि कार्य किसी विधि के अधीन किया गया हो या विधि के तहत शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया हो, या फिर यदि वो जो कार्य है वो किसी लीगल प्रोविजन के अंतर्गत किया गया हो, या फिर किसी लीगल प्रोविजन का जो कंडीशन है, या फिर उस लीगल प्रोविजन में जो एक्सपेक्टेड है वो एक्ट वो करने के लिए किया गया हो, तो उस दिशा में भी ये कार्य अपवाद की श्रेणी में आएगा। और अगला जो है कि यदि विशेष परिस्थितियों में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आचरण जो है युक्त हो और न्यायोचित हो, रीजनेबल हो, जस्टिफाइड हो, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में ये जो कृत्य हैं ये धारा 78 के अपवाद के अंतर्गत आएंगे। अब स्टॉकिंग, जो पीछा करने का जो अपराध है उसका दंड क्या होगा, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम दोष सिद्धि पर यानी कि फर्स्ट कन्विक्शन पर अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और उसके साथ जुर्माना, और द्वितीय या फिर पश्चातवर्ती यानी कि सेकंड या सब्सीक्वेंट कन्विक्शन पर अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना। अगला प्रावधान जो है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 69। धारा 69 संबंधित है शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हैं। आशयित का मतलब इंटेंडेड। तो वर्ड, शब्द, अंग विक्षेप, जेस्चर और कार्य यानी एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। लज्जा का अनादर टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। तो आइए इस परिभाषा, ये जो अपराध है, इस अपराध के आवश्यक घटकों को हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है या फिर ध्वनि या अंग विक्षेप करता है, he makes any sound, he makes any gesture, या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है ताकि महिला उसे देखे या सुने, या उसकी एकांतता का अतिक्रमण करता है, he invades his privacy, तो इन परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में ये जो अपराध है ये सृजित हो जाएगा धारा 79 के प्रावधानों के अंतर्गत। दंड क्या है धारा 79 के अंतर्गत जो अपराध है उसके लिए? तो साधारण कारावास जिसकी अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 80। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। धारा 80 संबंधित है दहेज मृत्यु से, डाउरी डेथ से। तो यदि किसी महिला की मृत्यु दाह से यानी जलाने से या शारीरिक क्षति से होती है, या विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होती है, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस, और यह सिद्ध हो जाता है कि मृत्यु से पूर्व उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने, इधर हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, ने दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूवेल्टी की, क्रूरता की थी, या उसका उत्पीड़न किया था। तो या तो उसके साथ क्रूरता किया
उस महिला के पति ने या फिर उस महिला के पति के किसी रिश्तेदार ने, क्रूरता मतलब क्रूएल्टी, या फिर उसका उत्पीड़न किया यानी कि उसका हरासमेंट किया, तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। ऐसी ये जो ऐसी डेथ अगर हो रही है तो उसको डाउरी डेथ कहा जाएगा। और धारा 80 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में पति यानी कि हस्बैंड या नातेदार या रिश्तेदार जो भी कह लीजिए, पति या नातेदार को उस महिला की मृत्यु को कारित करने वाला माना जाएगा। ये माना जाएगा कि द हस्बैंड और द रिलेटिव एज द केस में बी हैज that the husband or the relative shall be deemed to have caused the death of the victim, the death of the deceased। इसमें एक स्पष्टीकरण खंड भी है। स्पष्टीकरण के अनुसार दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत जो दहेज की परिभाषा दी गई है, जो दहेज का अर्थ दिया गया है, वही उसका वही अर्थ है। ये शब्द जो दहेज है जो वहाँ अर्थ है। और प्रावधान क्या है? दंड के लिए प्रावधान क्या है? दंड संबंधी प्रावधान क्या है? तो दोषी को न्यूनतम 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। सजा आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। अब अगले दो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और दोनों संबंधित है एक दूसरे से, इसीलिए मैं दोनों ही प्रावधानों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। तो पहला प्रावधान है धारा 85 और दूसरा प्रावधान है धारा 86। तो धारा 85 संबंधित है, सेक्शन 85 संबंधित है पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। और धारा 86 में दी गई है क्रूरता की परिभाषा। तो आइए ये जो अपराध है इसके आवश्यक घटकों को हम देखते हैं। धारा 85 के अंतर्गत जो अपराध है उसके आवश्यक घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई पुरुष जो किसी महिला का पति है या उसके पति का नातेदार है, उस महिला के प्रति क्रूरता करता है, तो यह अपराध माना जाएगा। यानी कि यह जो इसका कृत्य है वो इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके लिए दंड क्या होगा? जो दोषी व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसको अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्रूरता की परिभाषा क्या है? तो धारा 85 के प्रयोजनों के लिए, फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 85, क्रूरता का अर्थ है जानबूझकर ऐसा किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसा आचरण जो जानबूझकर किया गया और जिसकी प्रकृति ऐसी है जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है। और वो ऐसा आचरण जानबूझकर किया जा रहा है, डिलिबरेटली किया जा रहा है, विलफुली किया जा रहा है। उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है कि वो उस महिला को, उस पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है और उसके जीवन, अंग या मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरे में डाल सकता है। तो उसकी लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो, उसके मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ के लिए ऐसा जो आचरण है वो बहुत ही डेंजरस साबित हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो क्रूरता के दायरे में, क्रूरता की परिभाषा में आएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 88 और धारा 88 संबंधित है गर्भपात कारित करने के अपराध से। गर्भपात कारित करना मतलब कॉजिंग मिसकैरेज।
देखिए मैं बिल्कुल सरलीकृत करके समझा रहा हूँ, कीवर्ड्स को तो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन भाषा बिल्कुल सरल है उस, और जो एसेंशियल्स हैं मैंने प्रोविजंस को एसेंशियल में ब्रेक कर दिया, उनको बुलेट पॉइंट्स में लिख कर मैं आप सब लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि बिल्कुल चीज़ें जो हैं, जो की कंपोनेंट्स हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, जो आवश्यक घटक हैं प्रावधानों के, वो सब आप सब लोगों को समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं धारा 88 के प्रावधान को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति गर्भवती महिला का स्वेच्छा से गर्भपात कराता है और वह गर्भपात महिला का जीवन बचाने के उद्देश्य से सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया, यानी कि उस गर्भपात का जो उद्देश्य है वो महिला का जीवन बचाना नहीं है, और वो गर्भपात जो है सद्भाव पूर्वक भी नहीं किया गया है, दैट हैज नॉट बीन डन इन गुड फेथ, नॉट इन गुड फेथ, तो यह अपराध, मतलब वो धारा 88 के अंतर्गत यह अपराध सृजित हो जाएगा। इसमें महिला द्वारा स्वयं का किया गया गर्भपात भी शामिल है। अगर वो खुद भी गर्भपात कराती है और उसका उद्देश्य ये है कि जो है वो सद्भाव पूर्वक नहीं किया जा रहा है, या फिर जो है आज वो उसके जीवन को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, तो उस दशा में भी ये जो है धारा 88 के अंतर्गत अपराध सृजित हो जाएगा, अपराध घटित हो जाएगा। दंड क्या है धारा 88 के अंतर्गत? तो सामान्य स्थिति में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जो सिंप्लिसिटर ऑफेंस है उसमें अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और वो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सब लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यदि महिला स्पंदन गर्भा हो, यानी कि इफ द वुमन इज क्विक विथ चाइल्ड, तो स्पंदन गर्भा को कहते हैं क्विक विथ चाइल्ड। क्विक विथ चाइल्ड का मतलब भ्रूण में हलचल हो रही हो, भ्रूण बिल्कुल मतलब वो जीवित अवस्था में हो, अगर कोई ऐसा कुछ है, तो इफ द वुमेन इज क्विक विथ चाइल्ड तो अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अपराधी को दिया जा सकता है। अब धारा 88 से ही संबंधित एक और प्रावधान है, धारा 89 सेक्शन 89। सेक्शन 89 जो संबंधित है धारा 89 संबंधित है महिला की सम्मति के बिना किए गए गर्भपात से, मिसकैरेज कॉज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन। आइए इस अपराध के घटकों को भी हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कराता है, तो चाहे महिला स्पंदन गर्भा हो या ना हो, तो उसका यह कृत्य जो है वो इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। दंड के संबंध में प्रावधान क्या है? दोषी को आजीवन कारावास दिया जा सकता है या फिर 10 वर्ष तक का भी कारावास दिया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है सेक्शन 91, धारा 91। धारा 91 संबंधित है किस अपराध से, हम देखते हैं, समझते हैं। शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के बाद मृत्यु कारित करना। तो जो ऑफेंडर है वो चाहता है कि शिशु जीवित पैदा ना हो, he is trying that the child is not born alive, या फिर अगर वो alive, if the child is born alive, then what he is trying, the offender is trying to cause the death of that child। इस परिस्थिति में क्या है, क्या प्रावधान है? तो इस संबंध में प्रावधान जो है वो भारतीय न्याय संहिता के धारा 91 के अंतर्गत किए गए हैं, सेक्शन 91 के अंतर्गत किए गए हैं। आइए इस प्रावधान के आवश्यक घटकों को, एसेंशियल एलिमेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, आवश्यक तत्वों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिशु के जन्म से पहले ऐसा कार्य करता है कि शिशु जीवित ही ना पैदा हो,
या जन्म के बाद ऐसा कार्य करता है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाए, और यह कार्य माता का जीवन बचाने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया, तो यह इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, उसका ऐसा कृत्य जो है। तो क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं? पहला है कि वो जो अपराधी है वो शिशु के जन्म से पहले ऐसा कार्य कर रहा है कि शिशु जीवित ही ना पैदा हो, या फिर अगर शिशु जीवित पैदा हो गया तो जन्म के बाद अपराधी ऐसा कार्य करता है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाए। और वो किस लिए कर रहा है? उसका ये जो कार्य है वो माता का जीवन बचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है और सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है, दैट हैज नॉट बीन डन इन गुड फेथ। तो उस परिस्थिति में ये जो उसका कृत्य है वो धारा 91 के अंतर्गत अपराध बन जाएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। और इस अपराध के लिए क्या दंड है? तो धारा 91 के अनुसार दोषी को अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है धारा 98। धारा 98 संबंधित है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचने से, फॉर द पर्पजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। कोई बालक है, कोई शिशु है, उसको बेचा जा रहा है। तो आइए इस प्रावधान के आवश्यक घटकों को हम समझते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु को बेचता है या किराए पर देता है या अन्यथा व्ययनित करता है, तो व्ययनित का मतलब है डिस्पोज ऑफ करता है, अदरवाइज डिस्पोजेज ऑफ द चाइल्ड। किस क्यों कर रहा है? इस आशय से कर रहा है कि उसे किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति के लिए या फिर अनुचित यौन संबंध के लिए या किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, ऐसा प्रयोजन, ऐसा पर्पज विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ है, विधि विरुद्ध है, दैट पर्पज इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, या यह जानते हुए कि शिशु भविष्य में ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा, मतलब आइदर ही हैड द इंटेंशन टू डू दीज थिंग्स और ही हैज द नॉलेज दैट द चाइल्ड मे बी यूज्ड फॉर एनी वन ऑफ दीज पर्पजेस। या तो उसका आशय है ऐसा करना, या फिर उसको ऐसी जानकारी है कि उपरोक्त में से भी किसी भी प्रयोजन के लिए उस शिशु का उपयोग किया जा सकता है। तो उस दशा में वो जो व्यक्ति है वो इस प्रावधान के अंतर्गत दंड का भागी होगा, वो इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। दंड क्या है? धारा 98 के अंतर्गत तो दंड है दोषी को अधिकतम 10 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 99। तो धारा 98 में वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए शिशु को बेचा जा रहा था, उस संबंध में प्रावधान कर रही थी धारा 98। धारा 99 प्रावधान करती है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए शिशु को खरीदने के संबंध में। तो आइए हम देखते हैं इस प्रावधान के आवश्यक घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु को खरीदता है, किराए पर लेता है या कब्जे में लेता है, टेक्स द चाइल्ड इनटू पोजीशन, किस आशय से कि उसे किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, अनुचित यौन संबंध के लिए या किसी विधि विरुद्ध या अनैतिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाए, यानी कि इलीगल या इमोरल पर्पजेस के लिए उस शिशु का उपयोग किया जाए, या यह जानते हुए कि शिशु भविष्य में ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो या तो उसका आशय हो कि इन प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उस शिशु को प्रयोग करना उसका आशय हो, या फिर उसको जानकारी हो, उसको नॉलेज हो कि शिशु इन प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है,
तो वो धारा 99 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा और दंड का भागी होगा। दंड के लिए क्या प्रावधान है, आइए हम समझते हैं। दोषी को न्यूनतम 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा और जो 14 वर्ष तक हो सकती है, ये जो दंड है ये 14 वर्ष तक हो सकता है। न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष, और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा दोषी के विरुद्ध। तो इस प्रकार मैंने आज की क्लास में, आज की इस कक्षा में महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर गहन चर्चा करने की कोशिश की। संक्षिप्त चर्चा तो थी ही, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया, मैंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जो भी समय है मुझे मिला है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं वो समय आप सब लोगों को सारे जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनको बिल्कुल सरलीकृत करके, सिंप्लीफाई करके समझाने में इस समय का उपयोग करूं। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास में महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधान, जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, वो सब आप सब लोगों को क्लियर हुए होंगे, स्पष्ट हुए होंगे। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूं। आशा है कि आज की क्लास आप सब लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आज की क्लास आप सब लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।